नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना की। हम बात करेंगे आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना की। यूपी सरकार ने अब बेरोजगारों पर दांव लगाया है। 1,25,00,000 रोजगार योजना की शुरुआत कर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी सरकार रोजगार दे रही है। कोरोना काल में योगी ने जिस तरह से मजदूरों की मदद की है, दूसरे राज्य में रह रहे यूपी के मजदूरों को लाने की व्यवस्था की है, ट्रेन चलाई, बसें चलाई, इससे मुख्यमंत्री योगी का ग्राफ बढ़ा है। और अब सरकार और बीजेपी 2022 में होने वाले चुनाव में इसे भुनाना चाहती है। योगी के काम में जनता तक पहुंचाने में योगी जुट गए हैं और 23 करोड़ की जनसंख्या वाली यूपी में बीजेपी एक बार फिर भगवा फहराना चाहती है, जिसके लिए आत्मनिर्भर योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। और ऐसे में अब सवाल है कि क्या कोरोना काल में योगी के काम पर जनता इनाम देगी? क्या बेरोजगारों को साधकर बीजेपी 2022 में फिर लौटेगी? क्या योगी ने आत्मनिर्भर योजना लाकर जनता के दिलों में जगह बनाई है? क्या मोदी के नाम और योगी के काम पर यूपी की जनता एक बार फिर से सिरमौर बनाएगी? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम सबने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती है। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा, जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता था कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन लोगों की चिंता करना सरकार का काम है। लिहाजा आज केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है और इसी की तरह यूपी में आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त जो साहस दिखाता है उसे ही सफलता मिलती है। कोरोना काल में यूपी ने साहस दिखाया है। यहाँ इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यूपी कई देशों से बड़ा है। यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ की। कहा, कोरोना से लड़ने में जैसी हिम्मत यूपी सरकार ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। एक दिन था जब इलाहाबाद के सांसद देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। तब सरकार ने मरने वालों की संख्या छुपाने में सारा जोर लगा दिया था, जबकि यूपी सरकार ने रिस्क उठाते हुए लाखों मजदूरों को वापस बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन केंद्र से मिला था, उस पर राज्य सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी होगी। जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले।
लाख से ज्यादा प्रवासियों की वापसी और लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से व्यापक कार्य योजना बनाने को कहा था। इसके बाद मनरेगा, एमएसएमई, शौचालय और घर निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को केंद्रित कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार का रास्ता तलाशा गया है। यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल होकर पीएम मोदी ने जहां सीएम योगी की हौसला अफजाई की, तो वहीं लाभार्थियों से संवाद के जरिए देश तक अपना संदेश भी पहुंचाया। इस योजना को अमली जमा पहनाने की शुरुआत हो गई है। एमएसएमई को 9,100 करोड़ का कर्ज। यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने व्यापक खाका खींचा है। इसके लिए लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई को गरीब कल्याण पैकेज के तहत 9,100 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जबकि स्किल मैपिंग में चिन्हित किए गए कामगारों को इस योजना के अंतर्गत कंपनियां औपचारिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगी ताकि श्रम शक्ति का समुचित इस्तेमाल किया जा सके। 31 जिले अभियान का हिस्सा। इस अभियान में यूपी के 31 जिलों की 32,300 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों पर सरकार का ज्यादा फोकस है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, मिर्जापुर, जालौन और कौशाम्बी जैसे जिले इसमें शामिल हैं। 1 दर्जन विभाग संभालेंगे जिम्मेदारी। अभियान के तहत 25 तरह के कार्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें प्रवासियों को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए 1 दर्जन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन, खनन, रेलवे, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण एवं वन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे विभाग शामिल हैं। केंद्र व प्रदेश दोनों ही आपस में समन्वय करके 31 जिलों में रोजगार अभियानों को गति देंगे। योजना के तहत 1.25 करोड़ कामगारों के नियोजन की शुरुआत होगी। कामगारों को निजी निर्माण कंपनियों से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 2,40,000 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत के तहत 5,900 करोड़ के कर्ज का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 1.11 लाख नई इकाइयों को 3,226 करोड़ का लोन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो जो हालात और जो स्थितियां हैं, फिलहाल कोरोना का काल है, लेकिन इस बीच यूपी की योगी सरकार जाहिर तौर पे एक बेहतर कदम यहां पर उठाती हुई दिखाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका स्वागत किया और तारीफ की। लेकिन जिस तरह से ये कदम उठाया गया है, इसको और तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरह से देख रही है, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करें तो 30 लाख से ज्यादा प्रवासियों की घर वापसी हुई है लॉकडाउन के दौरान, और ऐसे में उनका कामकाज बंद हो गया। लेकिन तभी से यूपी सरकार एक कोशिश में जुट गई थी कि इन बेरोजगारों को रोजगार देना है, और उसी काम को अब आगे बढ़ाते हुए 1 करोड़ 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना धरातल पर उतारने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसको आज हम तफसील से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अमित तिवारी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष जी हमारे साथ हैं, जो कि नेता हैं सपा के। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। अनूप पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनूप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि ट्रेड एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। सर, प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से कितना जरूरी था और कितना कारगर होगा, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अमित जी से सवाल है मेरा। अमित जी, क्या माना जाए, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या बीजेपी 2022 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है? ऐसा नहीं है नेहा जी। इस समय देश क्या वैश्विक ये महामारी रही और पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो दीनदयाल जी का सिद्धांत है अंत्योदय, उसको उस सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही है कि मानव सेवा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। उसी सिद्धांत को इस विपरीत परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया है। और चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार, जब आपके पास कोई सिद्धांत, कोई नीति होगी, तभी आप सेवा कर सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को किया है। और ये इसको तो हर दल को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो कामगार भाई बाहर से आए प्रवासी, आज उन्हें अगर काम ना मिलता तो उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह हो जाती। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी कि उनकी दृढ़ संकल्पता, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही को उन्होंने सिद्ध किया है और इसके लिए दोनों लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है मेजर आशीष, क्या स्वागत करेंगे इसका, इस फैसले का, इस योजना का? देखिए, जब मैं छोटा था तो बचपन में एक शेख चिल्ली नाम की पात्र की कहानियां सुना करता था, और जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर राजनीति में आए, फिर कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों को सुनना शुरू किया, और फिर लगा कि इन बयानों में और उन शेख चिल्ली की कहानियों में बहुत समन्वय है। और कुछ उसी तरीके की स्थिति आज भी हमारे सामने है, जहां इतने बड़े बड़े आंकड़े आ जाते हैं कि उनमें जीरो गिनना मुश्किल हो जाता है, और जिस लाभार्थी को अगर हम ढूंढें तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो यही कहानी है कि आंकड़े ही आंकड़े हैं, और जो गरीब है बेचारा वो आज भी गरीब है। इतने करोड़ लोगों को जो फायदा पहुंचाने की बात होती है, अगर आप मैं मोदी जी का एक बयान टीवी पे आ रहा था, उसमें देखा था कि 1 करोड़ कोरोना पीड़ित लोगों का इलाज किया। तो 1 करोड़ कोरोना पीड़ित का इलाज हमारे देश में, मैं समझता हूं पूरे विश्व में अभी 1 करोड़ लोग नहीं हैं जिनका इलाज हुआ होगा। 1 करोड़, अभी हमारे देश में ही करीब 4 लाख लोग ही हैं जो पीड़ित हैं लगभग। तो इस तरीके की बयानबाजी, फिर हमने सुना कि कुछ ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर कितना शायद 2 लाख या 20 लाख करोड़ का पैकेज। तो ये इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी को आप उसको जज करें तो जीडीपी उसका सबसे बड़ा पैमाना होता है, जो आपको बताती है कि उस देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या है। और अगर आज का हमारी जो जीडीपी है वो 70 साल के सबसे निचले वर्ष उस पे स्तर पे है। और अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश से और अपने बाकी पड़ोसियों से, तो हम उनसे भी निचले स्तर पे हैं जीडीपी पे आज। तो ऐसी स्थिति में जब देश की हालत इतनी खराब है, जीडीपी इतनी नीचे है, सर रोजगार दे तो रही है यूपी सरकार, इसे किस तरह से देखते हैं आप बोलने से थोड़ी हो जाता है। नहीं तो कैसे देख लूं मैं? जब मुझे कोई आदमी दिखे, कोई इंडस्ट्री सेटअप होती दिखे, लोगों को रोजगार मिलता दिखे, तब तो मानेंगे। आप कह देने से थोड़ी होता। हम घोषणा कर दे कि भाई हमने तो 1 लाख लोगों को खाना खिलाया, अब उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। या मैं ऐसे ही बोलता रहूं कि बस हमने तो 20 लाख लोगों को खाना खिलाया, तो वो चीज नहीं होनी थी। अगर आप देखिए आज पेट्रोल डीजल की प्राइसेस देखिए आज कहां पहुंच गई, 70 साल में सबसे ऊपर है। और वहीं हमारे पड़ोसी देशों में हमसे लगभग आधे पे है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में हमसे कहीं सस्ता है पेट्रोल आज, डीजल। तो अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो ये कहां, ये किस तरीके से, क्यों मन माफी कर रहे हैं उसमें जो बढ़ाए चले जा रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कच्चे तेल की कीमत है वो बहुत निचले स्तर पे है आज ये पेट्रोल डीजल, जब देश में इन्होंने जब जीएसटी लागू किया, 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई, तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आए होते तो आज ये 40-45 रुपए लीटर होता। जब आपने पूरे देश पे जीएसटी लागू किया तो आपको पेट्रोल डीजल पे भी लागू करना चाहिए था। जब आप लागू करते, ठीक है सर, अनूप जी से हम रिएक्शन ले लेते हैं। अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रही है और सेंधमारी करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि यूपी सरकार का ये दाव क्या लगता है कि सभी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश के अनूप जी से सवाल है मेरा। बहुत ही बड़े शायर। जी मुझसे सवाल है ना? जी बिल्कुल आपसे ही सवाल। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े शायर और फनकार कवि हुए आदम गोंडवी साहब। उनकी 2 लाइन है कि उनके बागों में मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। असल में इस समय आंकड़े और झूठ का कंपटीशन नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच चल रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी से झूठ की विद्या लगातार सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र में जब ये सत्ता में आ रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, ठीक। और 6 साल में हो गए, अब तो मुंह चुराने लगे हैं भाजपा के लोग, केंद्र सरकार के लोग। कहते हैं कि इस तरीके से जो है वादे किए जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया उसमें बोल दिए जाते हैं, इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं।
सवाल ये है कि अगर 3 साल का कार्यकाल हम देखें योगी आदित्यनाथ जी का, और इन 3 साल के अंतर्गत शुरू से लेके अभी तक के हम इनके जो है अनाउंसमेंट देख लें, इस सरकार के लगातार जो इन्होंने अनाउंसमेंट किए, अगर हम देखें तो पता नहीं कितनी घोषणाएं हो चुकी हैं, कितने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, उसकी तैयारी और उसके विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जनता को और युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मैं आज की बात पे आता हूं। डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं के बीच बेरोजगारी है। CMIE एक संस्था है जिसने बताया है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिल्कुल इस तरीके की जो है योजनाएं आनी चाहिए जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन श्रम मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि 1 साल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े नहीं हैं, रोजगार घटे हैं। तो मैं क्या मानूं कि 3 ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट समिट हो चुकी है, उसके बावजूद अगर जो है यहाँ पे रोजगार घट रहे हैं तो ये पूरी तरीके से छलावा कहीं साबित न हो जाए, मुझे आशंका है। पहली बात। ठीक है प्रदीप गुप्ता जी, सर आएंगे आपके पास, लौटेंगे, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी, क्या वाकई, क्योंकि आशीष जी ने भी कहा, अभी जिस तरह से अनूप जी भी कह रहे थे कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, धरातल पर कुछ और दिखाई देता है। देखिए नेहा जी, कहते सरकार अपनी और सरकार की लगातार कोरोना के अंदर भी रही है, लिए भी है। हालांकि कहीं ना कहीं नजर आता है कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ का पैकेज किया, कुछ सवाल खड़े हुए कि पैसे उद्योगपति पे नहीं जा पाते। दूसरी बात ये सरकार की भी ऐसी लगी है कि जो चुनाव आ रहा 2022, तो सरकार अगर ये प्रयास कर रही जमीन स्तर पर और वास्तव में सरकार सही तरीके से करने में किए गई, ऐसा ना हो सरकार की स्मार्ट है या मेक इन इंडिया है, बुलेट ट्रेन का रहा, 100 एयरपोर्ट का रहा, इस तरीके से ना हो। ये भी जो घोषणा सरकार बनाना चाहती सरकार को जो मनसा। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। रुक करते हैं AP तिवारी जी का। तिवारी साहब, किस तरह से देखते हैं, अर्थव्यवस्था लचर हालत में है, हिचकोले खा रही है, लेकिन इस बीच रोजगार के लिए जो योगी सरकार लगातार योजना बना रही थी, अब वो योजनाओं को धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है, और ऐसे में 1,25,00,000 बेरोजगारों को रोजगार देना अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, यूपी में एक तरफ तो विकास की चुनौती रही है शुरू से ही, इसमें लगातार पिछड़ेपन की एक स्थिति बनी रही है आजादी के बाद, और यही वजह थी कि इसको बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता रहा। लेकिन अगर हम हालिया कह सकते हैं प्रयासों को देखें, खासतौर पर पिछले 3 सालों के जो प्रयास हैं उनको जोड़ कर देखते हैं, कोरोना संकट के बाद उसमें कह सकते हैं और गति आई है, या ये कह सकते हैं जो पहले से कार्यक्रम यूपी में चलाए गए, जैसे एक जनपद एक उत्पाद योजना। इसके साथ ये भी गौर करने की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो आकांक्षी जनपद थे उसमें 8 जनपद, उनमें सामाजिक और आर्थिक विकास की स्कीमें पहले से चल रही। यूपी में 90 लाख के करीब जो सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्योग क्षेत्र है उसकी इकाइयां पहले से मौजूद रही हैं। अब एक बड़ी चुनौती ये कि किस तरह ये जो मजदूर वापस आए यूपी में कोरोना संकट के चलते, उनको कैसे उत्पादनशील क्रियाओं में लगाया जाए, कैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाए। तो शुरुआती दौर में ही यूपी में जो एक कह सकते हैं पहल की एक मैपिंग थी, स्किल की मैपिंग थी, जो मजदूर बाहर से वापस आ रहे हैं अन्य राज्यों से, खासतौर पर विकसित राज्यों से, उनको उनकी कह सकते हैं हुनर के हिसाब से काम दिया जाए। वो जो स्किल है उनमें पहले से उसी के अनुरूप उनको काम दिया जाए। अब स्वाभाविक है कि ये कौन सी क्रियाएं हो सकती थी
ये वह क्रियाएं हैं जो व्यापक तौर पर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं मौजूद हैं। खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाएं वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। साथ ही सबसे बड़ा एक जो काम हुआ कि मनरेगा के तहत जो स्कीम मनरेगा पहले चल रही है, तो कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन उसके तहत जो खेती की क्रियाओं को मनरेगा से जोड़ा गया और तात्कालिक स्तर पर उसमें रोजगार दिया गया। तो देखिए, इसको दो लिहाज से देखना होगा कि जो मजदूर वापस आए यूपी में, उसमें ऐसे भी तो मजदूर हैं जिनके पास पहले कोई कह सकते हैं जो कुशल नहीं है, जो अनस्किल्ड हैं। तो यूपी में अगर हम पिछले कह सकते हैं बजट को ही देख लें तो इसमें एक स्कीम लाई गई थी कि जिला स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र बनेगा और उसमें युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, लोगों को हुनर दिया जाएगा। अब ये इस हुनर का इस्तेमाल कहाँ होगा? स्वाभाविक रूप में, जैसा मैंने अभी पहले ही उल्लेख किया कि एक जनपद एक उत्पाद की स्कीम पहले से चल रही है, अब वहाँ पर काम मिल सकता है इनको। ये वह क्रिया है। एक बात और खास तौर पर रखना चाहूंगा कि अगर पूरे देश की आबादी को लिया जाए तो यूपी का हिस्सा देश की आबादी में लगभग 17% बैठता है और देश की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 8% आता है। स्वाभाविक तौर पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब यूपी लगातार पिछड़ा रहा तो इसकी क्या एक ये बड़ी वजह तो नहीं रही कि केंद्र से जितना धन या जितना राजकोषीय अंतरण यूपी को होना था वो नहीं हो पाया। अनुमान ये बताते हैं कि आबादी में तो हिस्सा यूपी का 17% बैठता है, लेकिन औसतन जो केंद्रीय योजनागत वित्त में यूपी की हिस्सेदारी रही वो सिर्फ और सिर्फ 8.5% रही। एक बड़ी वजह ये रही है यूपी के पिछड़ेपन की कि केंद्र से जितनी मदद मिलनी चाहिए थी यूपी की योजनाओं के लिए, यूपी की तरक्की के लिए, वो नहीं मिली। ठीक है, ये जो एक नई शुरुआत आज दिख रही है। ठीक है तिवारी साहब, आएंगे आपके पास। और जो शुरुआत दिख रही है उसी पर एक सवाल अमित जी से है मेरा। अमित जी, शुरुआत की बात की जा रही है, लेकिन लगातार ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि बोलते तो हैं नरेंद्र मोदी, कहते तो हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। यानी कि कथनी और करनी में अंतर है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो किस आधार पर ये दावा और ये कहा जा रहा है, ये योजना बनाई गई कि 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा? सर, कहां पर काम हो रहा है, किस स्तर पर काम हो रहा है? नेहा जी, आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका सीधा जवाब है कि 2014 में पहली बार सरकार केंद्र में आई मोदी जी के नेतृत्व में। इन लोगों ने आरोप लगाए, सारे गठबंधन कर लिए यूपी में, बुआ बबुआ सबका गठबंधन हुआ, लेकिन जनता ने नकार दिया, मोदी जी पे विश्वास किया और प्रचंड बहुमत से 2019 में सरकार बनाने को दिया। 2017 में हम उत्तर प्रदेश में आए प्रचंड बहुमत के साथ। तो जनता का कहीं ना कहीं विश्वास है। इन लोगों के पास एक काम है, क्योंकि आज इन लोगों की लूट घसोट दलाली सब बंद है, तो किसी तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध करना या भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करना। सवाल उठाना विपक्ष का काम है, सवाल उठाएगा, लेकिन आप बताइए ना किस स्तर पर आपका काम हो रहा है? उठाए सवाल उठाने, आप काम बताइए ना, कैसे रोजगार दिया जाएगा? कहना और करना दोनों में अंतर होता है ना सर। जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इसका जवाब दीजिए ना। रोजगार हम कैसे दे रहे हैं, बता रहे हैं नेहा जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, आज के सारे समाचार पत्रों में है, आपके चैनलों ने उसको कैद किया है, बताया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना में सर्वप्रथम हम लोग मनरेगा कृषि क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार देंगे। एमएसएमई के विभाग से जोड़ते हुए 11 लाख लोगों को, स्वयं सहायता समूहों को मदद दी गई, जिससे करीबन लाखों महिलाओं को भी फायदा हुआ है। ग्राम विकास के तहत जो कार्य कराए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत आएंगे, उसके तहत करीबन 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कब तक होगा सर? ये चीजें कब तक होगी, ये भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में एक बात कही है जी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसमें 2,20,000 इकाइयों को 59 करोड़ का ऋण दिया गया है उत्तर प्रदेश में। विश्वकर्मा श्रम योजना,
जिसमें एक जनपद एक उत्पाद के तहत 5000 कारीगरों को टूल्स दिए गए, 10.6 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, 2000 करोड़ मजदूरी का भुगतान हुआ है जो इस दौरान श्रमिकों ने काम किया है। एमएसएमई सेक्टर 56,000 उद्यमियों को 2000 करोड़ का ऋण दिया है। 20 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार सरकार की अन्य योजनाओं में दिया जा रहा है। बृहद और एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट क्रियाशील हैं। बृहद व एमएससी क्षेत्र की इकाइयों में सर ठीक है, सब देख लिया हमने सर, हम सब 11 लाख का एमओयू साइन कर दिया गया है। आप जो पढ़ के बता रहे हैं पूर्वांचल जो भी ये प्राइवेट सेक्टर के जो काम हो रहे हैं उसमें भी श्रमिकों का एडजस्टमेंट कराया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं अनूप जी। नरेंद्र मोदी जी का इस कोरोना काल में एक बात आई, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के तहत इस विपरीत परिस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है। तिवारी जी नॉन स्टॉप मत चलिए, थोड़ा विपक्ष को भी समझ। ये तिवारी जी ने कहा जो है भाजपा के प्रवक्ता भाई ने ये कहा कि आज के सभी न्यूज़पेपर में, डेफिनेटली मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है और ये पूरी तरीके से पेड मीडिया है। जिस तरीके से मतलब जनता को ये पता नहीं है, अगर ये पता होता तो ये पेड मीडिया जो है का इस्तेमाल योगी सरकार नहीं करती। इन्होंने ये कहा कि जो है हम इतना काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इनसे सवाल किया था कि जो छोटे और मझोले उद्योगों को आपने जो पैसा बांटा, लोन बांटा, उसकी लिस्ट क्या एक रात में तैयार हो गई है? क्या उसकी अभी तक कोई डिटेलिंग इन्होंने नहीं दिया है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया, कैसे गया, आज तक किसी को जो है किसी के हाथ पे नहीं लगा है। नहीं, एक बात बताइए अनूप जी, जो हर चीज का आप लोगों को सबूत चाहिए। बालाकोट में स्ट्राइक हुई, आपको सबूत चाहिए। चाइना में जो कुछ हुआ, आपको सबूत चाहिए। अभी गरीबों को राशन बांटा गया, खाना बांटा गया, उसका भी आपको सबूत चाहिए। सर इतना है, आप भी बड़ी विपक्षी पार्टी है, आपको तो सब चीजें मालूम होनी चाहिए। किस चीज का आपको सबूत देते रहे? विपक्ष का काम क्या है नेहा जी? विपक्ष का काम क्या है? यही लोग, आपको याद होगा नेहा जी, जब 63 रुपया जो है लीटर पेट्रोल था तो यही जो है भाजपा के लोग नंगे घूमा करते थे। आज 80 रुपया में है। ये फिर से इनको जो है जाना चाहिए ना, ये कांग्रेस कभी नहीं करती इस तरीके से। ये लोग जो है उस समय गैस सिलेंडर लेके पता नहीं क्या क्या करते थे। आज शर्म क्यों नहीं आती इनको 80 रुपया लीटर जो है पेट्रोल करने पे? दूसरी बात, मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं बोलूं जी, जब देश पे अगर मेरी आवाज आ रही है, साथ लड़े कहीं तो अपने नुकसान को ज्यादा बताया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी ने जो ये कहा, एक एक करके बात कीजिए। योगी जी डाटा पे चलते हैं और नरेंद्र मोदी जी फ्लाइट मोड पे रहते हैं। डाटा देने से, स्कीम जो है बदलने से कुछ चीजें होती नहीं है। अगर जमीन पे रोजगार नहीं उतरेंगे तो जो है आप ये कल्याण नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बांदा में, नरैनी में, नेहा जी, जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ पे आके उन्होंने जो है एक नदी थी उसको खोदा और उस पे पानी जो है उन्होंने वो ले आए दोबारा। मनरेगा जो है डिपार्टमेंट के वहां पे अधिकारी गए और वहां पे जो है बोर्ड लगा दिया कि ये जो है मनरेगा योजना के तहत हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम लगातार चल रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है रोजगार देने का, किस तरीके से रोजगार दिए जाएंगे, ये आने वाले 5 से 6 दिनों में ये पता चल जाएगा कि क्या सच में ये रोजगार दे रहे हैं कि मोदी जी जैसे ये फिर छलावा और जो है हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, क्या लग रहा है जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उसके लिए सरकार ने पूरी योजना बना ली है, उसके लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये छलावा है। लेकिन क्या धरातल पर दिखाई दे रहा है और क्या आपको लगता है कि 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार वाकई योजना जो बना रही है वो धरातल पर दिख रही है? प्रदीप जी।
अच्छा, सवाल में था, मैं नेहा जी ये कह रहा हूँ, देखो मैंने सबका सुना, अमित जी का भी सुना मैंने और इनका अनूप जी का भी सुना। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आज जो मीडिया दिखाता है, मीडिया में आपके चल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज हम जो देखते हैं वही हम समझते हैं। कहीं ना कहीं धरातल पे हमें काम नजर आना चाहिए। सरकार की मंशा पे हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु सरकार की जो भी पॉलिसी रही, चाहे वो नोटबंदी की रही, चाहे वो जीएसटी की रही, इंडस्ट्री पिछड़ती रही, ग्रोथ रेट गिरती रही। देखिए आंकड़ों से देख चलता है, हमेशा आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर व्यापारी वर्ग परेशान रहा, क्योंकि सरकार की कोशिशें से काम नहीं चला। सरकार के वायदे काफी रहे। अभी भी 2022 का चुनाव है, जो मैं कहना चाह रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए आज हमें खुल के बोलना पड़ रहा है। हम स्टेट के अंदर है, व्यापारी का रोज व्यापारी इस समय आत्महत्या कर रहे हैं। व्यापारी अपनी बात नहीं कह पाता, व्यापारी का एक ही माध्यम है, मीडिया के थ्रू बात पहुंचे व्यापारी की। सरकार को व्यापारी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। आज कोरोना काल चल रहा है, आज मैं पहले भी बोला था, इंडस्ट्रियों को बचाने के लिए सरकार अगर जो लोन का सरकार लोन भी दे रही है, 30 लाख करोड़ का सरकार ने पैकेज दिया, उसके अंदर 18 लाख करोड़ केवल लोन के ऊपर ही है, और चाहे लोन का रेट भी 9% का है। मैंने इस बात तो पहले भी कहा था कि 9% का लोन लेकर के कैसे आदमी व्यापार कर पाएगा। आज सरकार को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योगी सरकार काम कर रही है, वास्तव में डाटा इकट्ठे कर रही है कि आत्मनिर्भर बनाने का इनका जो उद्देश्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो इंडस्ट्री इस समय डूब रही है, जिनको पैसा चाहिए व्यापार के अंदर, उनको उनकी जेब में आपको पैसा डालना पड़ेगा, उनको कम रेट का पैसा आपको देना पड़ेगा, कुछ समय के लिए बिना ब्याज के पैसा देना पड़ेगा, फिर बिजली पानी के रेट कम करने पड़ेगा। आज जो और कंट्री के अंदर देखिए, आज चीन को आपको देखना पड़ेगा, चीन ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में राज किया व्यापार के अंदर, किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर वन विंडो सिस्टम होता है। चीन इंडस्ट्री वालों के बिजली का रेट कम रखता है, चीन खुद लैंड देता है जो उनका इंडस्ट्री लगाता है, तो ये सबसे महंगी लैंड होती है। आज हमारे यहाँ एक प्लांट लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए अगर 6 करोड़ का हम इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें 4 करोड़ तो लैंड की कीमत होती है। तो सरकार को ऐसे मौके पर, जब राज्य सरकार पे जगह जगह है, जगह जगह लैंड बैंक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ेगा, लैंड मुहैया करानी पड़ेगी। देखो रोजगार तभी बढ़ेगा। आप यूपी को चाहते हो कि 7 करोड़ को रोजगार दे देंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। केवल आपने कह दिया, आपने बहुत सारी बातें कही है। आज देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज देश को जवाब चाहिए। आज देश दोहराए पे खड़ा हुआ है। आज देश की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है। आज हम केवल डिबेट देते रहे, हम बातें करते रहे, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए आज मैं दिवस की ओर नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं कह रहा सरकार को, बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। और लेकिन इस वक्त प्रदीप जी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसी महामारी है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, और ये एक बड़ी विकट समस्या बनकर हमारे सामने आ गया है। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का रास्ता तलाशा गया है, क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी पहले से ही तैयार थे और इसके लिए काफी प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। इस बीच कई सियासत भी हुई, मजदूरों को लेकर राजनीति भी साधी गई, लेकिन इस बीच सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि क्या मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस पे हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे मेरा तिवारी जी आपसे है, एपी तिवारी जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, एक तरफ कोरोना का काल है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेरोजगारों को रोजगार देना एक यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में फिलहाल जिस तरह के हालात और स्थितियां बनी हुई है, और क्या आपको लग रहा है कि 1 करोड़ 20 या 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना इतना आसान है? धरातल पर काम दिखना चाहिए उसके लिए। देखिए, मैंने अभी पहले भी इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में लघु सूक्ष्म जो उद्योग क्षेत्र है, मझोला उद्योग क्षेत्र, इनकी इकाइयां करीब 90 लाख पड़ती हैं। तो जहाँ तक सवाल ये है कि क्या हम यूपी में एक पोटेंशियल रखते हैं 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, तो ये तो साफ जाहिर है इस बात से कि अगर 1 लाख प्रति जो फैक्ट्री है, प्रति कह सकते हैं औद्योगिक इकाई है लघु क्षेत्र की, वहाँ रोजगार सृजित कर दिया जाए, जिसकी कार्य योजना तैयार की है यूपी में। देखिए, कोई ऐसा जो बातें चर्चा में आ रही है कि कोई तात्कालिक स्तर पर या 1 या 2 दिन की बात नहीं है। बात यह है कि किस तरह टिकाऊ आधार पर जो प्रवर्जित श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, अपने मूल स्थान पर वापस आए हैं, उनको गुणवत्ता परक रोजगार दिया जाए, उनकी आजीविका की टिकाऊ व्यवस्था की जाए, उनकी रोजी रोटी का टिकाऊ इंतजाम किया जाए। इसलिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसमें यह है कि पोटेंशियल जहां है, पोटेंशियल खास तौर पर इन लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत है,
खेती में है, वानिकी में है, पशुपालन में है खास तौर पर। और पशुपालन और खेती को एकीकृत करने की भी चेष्टा की गई है। एक और खास बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि 25 स्कीमों को किया गया है, यानी एक समाकलन किया गया है उनका। इसका आर्थिक दृष्टि से असर क्या होगा कि कहीं कहीं ओवरलैपिंग होती है स्कीमों में, वो कम होंगी। साथ ही जो इकाई लागत होती है योजना की या किसी एक्टिविटी की, किसी कारोबार की, वो घटेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और इससे रोजगार में ही वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। लेकिन जो सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की इस समय है वो ये है कि किस तरह हर हाथ को काम सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उनमें अगर हुनर है पहले से तो उसके अनुरूप उनको काम दिया जाए, हुनर नहीं है तो उनको उसके लिए प्रशिक्षित किया जाए और उस तरह की एक्टिविटी को, उस तरह की क्रिया को स्थानीय स्तर पर ही शुरू किया जाए। ये मेरा एक सबमिशन है कि जरूरत इस बात की यूपी में पहले से रही, बहुत पहले से रही है, कह सकते हैं आजादी के बाद रही है कि यूपी में उन क्रियाओं को तरजीह देनी चाहिए थी जिनमें श्रम का उपयोग ज्यादा होता है तुलना में पूंजी के। और ये वही क्रियाएं हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया इस बात का कि एक जनपद में एक उत्पाद, हर जनपद का एक विशिष्टीकरण है किसी खास वस्तु के उत्पादन में, उसको तो पहले से ही यूपी गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की। चलिए ठीक है तिवारी जी बने रहिए हमारे साथ। मेजर आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि 2022 में अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में योगी सरकार की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और ऐसे में जिस तरह से इंग्लैंड से, फ्रांस, इटली, स्पेन से जिस तरह से तुलना उत्तर प्रदेश की है कि इन 4 देशों में भी इतनी जनसंख्या नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में उतनी जनसंख्या है, तो ऐसे में किस तरह से इसे देखते हैं कि क्या वाकई कोरोना को कंट्रोल करने में, रोजगार देने में और बाकी तमाम और परिस्थितियों से अच्छे से निपटने में योगी सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? आशीष जी, जो आपने कोरोना का जिक्र किया अभी, मॉडल के नाम से आशीष जी से सवाल है सर मेरा। आशीष जी जी सॉरी, जब कोरोना का आप जिक्र कर रहे हैं तो जब शुरुआत होती है तो हम कहीं 15वें या 20वें नंबर पे थे कोरोना पे, आज 3रे नंबर पे हैं और लगभग 1 महीने के अंदर हम विश्व में सबसे ज्यादा जिसमें कोरोना पेशेंट्स होंगे हम वो देश हो जाएंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बढ़िया तरीके से भारत में कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है कि 15 से 20 दिन या 1 महीना आप लेके चलिए, हम विश्व में सबसे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा। अभी 3रे नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। तो ये तो हो गई आपके कोरोना को कितने अच्छे से कंट्रोल किया गया है उसकी वास्तविकता। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें, शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो छटनी नहीं कर रही है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं वो क्योंकि लॉस में जा रही हैं तो वो छटनी कर रही हैं। और मैं सुन रहा था 1 करोड़ जॉब्स, तो जब तक आप कोई नई इंडस्ट्री कहीं लगाएंगे नहीं तो आप नए जॉब्स देंगे कहां से? जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपने कोई जमीनें खरीदी होंगी, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स निकाले होंगे कि हमने यहाँ पे ये जमीनें खरीद ली है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगने जा रही है जहां हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। 1 करोड़ जॉब्स के लिए तो आपको कम से कम 100-200 इंडस्ट्रीज तो लगानी ही पड़ेंगी, बल्कि शायद उससे ज्यादा ही लगानी पड़ेंगी मेगा स्केल पे। तो अभी तो एक भी कहीं नहीं दिखती। और जहां तक अभी आपने बात की थी सबूत की, तो बगैर सबूत के कोई भी बात नहीं होती है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, हवाई बातें जो भी राजनीतिक जो बयानबाजी होती है वो सच नहीं होती। अभी जब तक आप सबूत, अब जैसे हाल ही में चाइना का मसला ले लीजिए, नेपाल हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है, नेपाल ने हमारे देश की जमीन को अपने उसमें नक्शे में बना लिया है, उन्होंने अपनी संसद में उसको पास कर लिया है, उन्होंने उनकी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे देश के 4 नागरिकों को मार भी दिया। लेकिन मोदी सरकार ने नेपाल से कुछ भी नहीं कहा, तो वो चुप बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जो 4 बांध वहां की तरफ पड़ते हैं उस पे जो मरम्मत का काम चल रहा था उस पे रोक दिया है। उन लोगों ने फेंसिंग शुरू कर दी है, अभी मैं न्यूज में देख रहा था। वो अब बॉर्डर ब्लॉकेड्स लगा रहे हैं। 30 बॉर्डर पिलर जो हैं वो नेपाल के सैनिक उठा ले गए हैं हमारे वहां से। तो ये इस तरीके की स्थिति। अब चाइना पे आ जाइए, अगर आप चाइना का कहना था कि उनके कोई भी ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आए, और दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री का भी यही स्टेटमेंट था
कि कोई चाइनीज ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आए। अब बताइए कि इस देश का सोल्जर, जो सैनिक जो मर रहे हैं, वो क्या सोचेगा कि जब देश का प्रधानमंत्री ही चाइना की भाषा जो बोल रहा है कि वो उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उनका भी बयान है कि कोई चाइनीज नहीं आया और चाइनीज भी कह रहे हैं कि कोई चाइनीज इंडियन टेरिटरी में नहीं आया। जब इतनी बेरहमी से इतना घेर करके हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया गया, तो रवैया इस देश में बहुत ही गलत दिख रहा है सरकार का, बहुत ही गलत, बहुत ही निराशाजनक है। और केवल मोदी योगी की तारीफ करते रहे और योगी मोदी की तारीफ करते रहे, तो ये तो बस एक दूसरे खुश करने की बात है। अमित तिवारी जी सवाल इस बात को लेकर, ठीक है सर, अमित तिवारी जी सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में भी जाते हैं, वहां पर भी चुनाव के वक्त जब चुनाव प्रचार किया जाता है तब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा मिलता है तो एक बार फिर से वोट दीजिए। प्रचार जब किया था लेकिन जनता ने नकार दिया। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश को उतना फायदा मिल पा रहा है? डबल इंजन की सरकार सर यहाँ पर भी है, फायदा मिल रहा है। अभी मेजर साहब कह रहे थे, मैं इनकी बात को सुन रहा था, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है, बस विपक्ष है तो विरोध करना है। अभी आपने कहा कोरोना में, यूपी के बारे में आपने पूछा कि कोरोना में यूपी सरकार का क्या रहा। आज केवल 6000 एक्टिव मरीज हैं हमारे यहाँ। अमेरिका की जनसंख्या को देख लीजिए, उससे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। वहाँ कितने लोग मरे हैं। आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यूपी सरकार की इस बात पे, यूपी सरकार के काम को सराहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना को रोकने में बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाया है। जब आप टेस्ट करेंगे ही नहीं, दिक्कत तो पता कैसे चलेगा? दिक्कत यह है करोड़ की आबादी में आपने कितने टेस्ट किए ये बता दें। इन लोगों को तो ये चाहिए कि किसी तरीके से बवाल हो, कुछ माइनस करोड़ की आबादी में 10-20 हजार टेस्ट कर लेंगे और फिर कहेंगे देखिए हुआ ही नहीं। जिस तरीके से 23 करोड़ की आबादी में आप ये बताएं कि आपने कितने लाख लोगों के टेस्ट किए हैं, ये बताइए। बात नहीं थी, जरा से 1000 लोगों के टेस्ट करिए, बाकियों को कोरोना मतलब नहीं है। लेंगे। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया, कितने लोगों को समाजवादी पार्टी ने ही काम किया। अखिलेश यादव आपके आजमगढ़ से, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, एक दिन समाजवादी दिखे नहीं। आपको नहीं दिखे होंगे, लगातार रहे, आपको नहीं दिखे होंगे। डिम्पल यादव जी, आपके योगी जी जो वाटर प्रूफ पहन के होली खेलते हैं, ऐसे महानुभाव उनसे कहते कि डरिए नहीं, आ जाए। आशीष जी 2022 चुनाव अब नजदीक है, बता दीजिए सर, एक सेकेंड। आशीष जी, आज इनकी बातों को सुनकर हंसी आ रही है। अभी फिर रोएंगे वैसे ही योगी जी। शक्लें बनाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल। ठीक है आशीष जी, एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं। आशीष जी ठीक है, कहाँ दिखे आपके योगी जी? वही जो होली पहनते भारतीय जनता पार्टी रेनकोट पहन के होली। सर एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। अनूप जी आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो हालात है, जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। आवाज नहीं आ रही, पहले ये तिवारी जी को चुप करवाइए, बदहवास हो गए। आशीष जी, श्रमिक वापस, अनूप जी, सबसे पहले पहल हमने की। ठीक है, अभी बच्चियों के बलात्कार हो रहे थे, जिस पत्रकार ने इसका खुलासा किया, इनके योगी ने उसको जेल भिजवा दिया। देश की बात, छोटी बच्चियों के बलात्कार को रोकने के बजाय इनके योगी जी ने उसी पत्रकार को जेल भिजवा दिया। जवाब दिया, जंगल ठीक है आशीष जी, बलात्कारियों को बचाना आपकी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है। आशीष जी, आप का नेता वो किसी फ्लैट से घंटी बजी तो कूद गया। अमित जी ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए सर, हमने समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल देखा है और बीजेपी का भी देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी। ठीक है सर, अभी ये चुनावी मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं है, सरकार बन जाए ठीक है। मध्य प्रदेश में तो सही। अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 2022 विधानसभा चुनाव के अब नजदीक है, प्रियंका गांधी भी लगा सर, क्या नहीं ऐसे नहीं होगा ना।
ठीक है सर, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। नहीं ऐसे नहीं, योगी मोदी साल में सेना का बर्बाद कर दिया। आप लोग नहीं दिखा पाओगे, सेना की आपने खत्म कर दी भाई साहब। जा नहीं पाओगे 2022 में, जो कर्म आप लोग कर रहे हो। सेना को बर्बाद कर दिया आपने। राजनीति कर रहे हो। अरे राजनीति तो आप कर रहे हो, लड़े सैनिक और अपना बखान करने पहुंच जाए। सैनिक हमारे मरते हैं, 40 उनके मरते हैं, इसको नहीं कह पा रहे हो। कौन से 40 मरे, कौन से? चाइना स्वीकार। एक सेकंड सर, अगर आपको एक दूसरे के सवालों का जवाब देना है सर तो ऐसे दे दीजिए ना। ठीक है, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं होगा ना। मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, बंद करवानी पड़ेगी मजबूरन। इस तरह से चीजें नहीं होती है। ठीक है, ठीक है अनूप जी। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है अनूप जी। जो हालात फिलहाल उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं उसके मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी सियासी जमीन, ऐसे नहीं होगा। मैं सर, मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है ना। आप सुनिए, जिस सवाल का नहीं, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अनूप जी से मेरा सवाल है। अनूप जी, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और उसी की जद्दोजहद में प्रियंका गांधी भी लगी हुई है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंध लगाई जाए। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इस बीच जिस तरह से प्रवासी मजदूरों पर भी सियासत हुई, बस की राजनीति जो हुई कि बस कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी, भाजपा ने रोक दी, भाजपा कह रही कि उसमें दस्तावेज नहीं थे, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या लगता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ का दांव है, इसे आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि रोजगार देना सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? नेहा जी, जो आपका सवाल है, देखिए कांग्रेस हमेशा जल, जंगल, जमीन, रोजगार, महिला सुरक्षा, दलित पिछड़ों के कल्याण के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए हमेशा राजनीति की है और सच में इन्हीं मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए जिससे जनता को भला हो। मैं इस प्रक्रिया की तरफ आता हूं कि देखिए, प्रवासी मजदूरों को आज रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो ये चीजें शुरू हुई जब कोरोना महामारी के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया। लॉकडाउन फेज फर्स्ट से लेके अंतिम जो है फेज तक पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे थे, उनके पैरों पे छाले पड़े हैं। सैकड़ों मजदूर जो है भूख से तड़प तड़प के मर गए और सैकड़ों जो है मजदूर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं। ये भूल नहीं सकता है ये देश, उत्तर प्रदेश के लोग भूल नहीं सकते हैं कि जब मजदूरों की ये पीड़ा देखी नहीं गई तो हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी थी 1000 बस चलवाने के लिए। अब ये देखिए, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी बॉर्डर में गए थे 1000 बस लेके, तो इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो है ऐसा जाल बुना कि ना तो वो मजदूर जो है बस से आ पाए और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे योगी आदित्यनाथ जी डरते हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी बहुत ही डरपोक व्यक्ति हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, उनको सुरक्षित घर वापस पहुंचाने के लिए सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं सर। आपकी ही पार्टी के नेता आपके सवाल पे, आपकी ही पार्टी के नेता आपके लिए जो फैसले पर सवाल उठा रहे थे, तब आप कहाँ थे? आपकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे थे ना सर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डलवा दिया इन्होंने, और वो किस लिए जेल गए थे? क्या अपने लिए, करप्शन के लिए जेल में गए थे? उन्होंने 1000 बस लगवाई थी ताकि सुरक्षित मजदूर घर पहुंच जाए। कांग्रेस ने 1 करोड़ से ज्यादा जो है लोगों को खाना खिलाया है। कांग्रेस ने लगातार जो है, जब भी महिलाओं की अस्मिता पर जो कुठाराघात हुआ है और बीजेपी के नेता उसमें जेल गए हैं, उस पर अपराधी घोषित हुए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रदीप जी से, प्रदीप जी क्या नहीं लगता कि इस बीच प्रवासी मजदूरों पे जो राजनीति हुई है, क्या इससे ऊपर उठ के राजनीतिक पार्टियों को अब सोचना चाहिए? अगर वाकई बेहतर काम हो रहा है प्रवासी मजदूरोर के लिए, सर ठीक है सर, ठीक है सर, 7 दिन का समय है, ठीक है, 7 दिन के समय के बाद ठीक हो जाएगा कि क्या यह छलावा है या सच। सर जनता जनार्दन है ना, वो वोट की चोट देगी,
और सबको बता देगी कि कौन सी पार्टी उसके लिए बेहतर काम कर रही है, कौन अच्छा उसके लिए सोचता है और कौन नहीं। तो वेट करिए थोड़ा सा। प्रदीप जी से सवाल है मेरा। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की बातें आपने सुनी, लेकिन क्या नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ के अब प्रवासी मजदूरों के लिए सोचने की जरूरत है यहाँ पर? नेहा जी, एक बार सवाल आपको दोबारा बताना पड़ेगा। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों पर राजनीति लगातार होती आई है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी है, किस तरह से जवाब तलब होता रहा, लेकिन इस बीच क्या नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है? अगर देश का विकास सोचना है, अगर किसी राज्य का विकास सोचना है, तो राजनीति से ऊपर उठ के आपको सोचना होगा। देखिए नेहा जी, यही कभी इसमें नजर आती है सरकार के अंदर। देखिए आज इतनी बहस हो रही है, आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। हम ये कहें पहले सरकारों ने काम नहीं करा, उनकी बिल्कुल अवहेलना करते हैं, उनको लेके ना चले, उनको विश्वास में लेके ना चले। कहीं ना कहीं सरकार में ये नजर आता है, जिसकी जो सारी जो बहस हो रही है आज जो राजनीतिक मंच के अंदर। देखिए असली समस्या जो है, हमें इंप्लीमेंट सरकार का रहा है। आप पिछले कुछ समय के अंदर चाहे प्रवासी मजदूर का रहा है, उनके आने जाने का रहा है, उनके ऊपर राजनीति होती रही, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। भाई आशंका में लगती है क्या योगी सरकार ने जैसे आज चुनाव के मौके पे ये घोषणा कर दी, अरे वो इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप जो है 7 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाह रहे हो, जो मजदूर आज यूपी के अंदर वापस जा चुके हैं, कोरोना खत्म होने के बाद वो वापस जाएंगे अपनी जगह पर, क्योंकि आज एकदम से आप इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। आपको जमीन पर आना पड़ेगा, आपको धरातल पे आना पड़ेगा। आपको केवल कहने से, केवल बयान देने से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्री इस समय स्थापित है देश के अंदर, उनको आपको सुधार करना पड़ेगा, उनको पैसा दे, क्योंकि अगर आप नई इंडस्ट्री बनाना चाहोगे आज आपकी ग्रोथ रेट गिरती जा रही है। बिल्कुल, अब सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, बल्कि कथनी और करनी में जिस अंतर की बात की जाती है, अब आपको करके भी दिखाना होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। केंद्र से जितना आप फायदा लेना चाहते थे और आप कह रहे थे कि फायदा होगा, वो फायदा भी आपको होना चाहिए और जनता तक पहुंचना चाहिए, ये भी यहाँ पर बहुत अहमियत रखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल रोजगार की बात की गई कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ स्किल के हिसाब से, जो जिस इंसान में जितना स्किल है, जिस व्यक्ति में जितना स्किल है, उसके हिसाब से उसको रोजगार दिया जाएगा। अब ये कब तक धरातल पर उतरेगा, ये वाकई इस पर सभी की निगाहें हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।